हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 के बायोलॉजी सेक्शन के फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है लाइफ प्रोसेस। चलिए स्टार्ट करते हैं। सोच के देखो, एक दिन सुबह उठे हो और तुम्हारे पेट कह रहा है रोक खाना चाहिए। लंग्स बोल रहे हैं ऑक्सीजन किधर है, और हार्ट चिल्लाने लगता है मैं तो बिना बैटरी के चलूं। अब सवाल ये है, हम जिंदा कैसे हैं? इस प्लेनेट अर्थ पर हर जिंदा ऑर्गेनिज्म, छोटी सी अमोएबा से लेकर इंसान तक, सबका एक ही टारगेट होता है, जिंदा रहना। और इसी के लिए शुरू होती है बॉडी की अल्टीमेट हसल, लाइफ प्रोसेस। ये चैप्टर बायोलॉजी नहीं है, ये एक रियलिटी शो है। अंदर चल रहे बॉडी के सुपर हीरोज का। न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन और एक्सक्रीशन, हर एक की अपनी एंट्री है। तो तैयार हो जाओ एक थ्रिलिंग जर्नी के लिए, जहां सेल भी शेफ है, हार्ट एक डिलीवरी बॉय है, और किडनी वेल टॉयलेट मैनेजर। चैप्टर का नाम है लाइफ प्रोसेस, और ये है ब्रेड बॉक्स एजुकेशन, जहाँ साइंस बोरिंग नहीं, एंटरटेनिंग होती है। चलो स्टार्ट। तो पहला बात आता है, व्हाट आर लाइफ प्रोसेस? तो लाइफ प्रोसेस आर द एसेंशियल एक्टिविटीज दैट सस्टेन लिविंग ऑर्गेनिज्म। मतलब लाइफ प्रोसेस क्या है? वो जरूरत की एक्टिविटीज है जहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो वो क्या है? न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन। तो न्यूट्रिशन क्या है ना, खाना लेने के तरीके को, या खाना जो हम खाते हैं उसे एनर्जी के लिए यूज करते हैं। और प्लांट्स जो है वो तो अपना ही देखते हैं। आगे देखेंगे प्लांट्स क्या करते हैं। रेस्पिरेशन, वही जो खाना जो हम लोग अंदर लेते हैं अपने बॉडी के, वो सेल में जाता है, टूटता है, और फिर वहां से एनर्जी रिलीज करता है। और उसी एनर्जी के बदौलत हम जो भी अपना काम धंधा करते हैं। ट्रांसपोर्टेशन क्या है? ये मूविंग मटेरियल्स हैं, जैसे कि फूड मूव होता है थ्रू ब्लड। ऑक्सीजन हो गया, अपना वेस्ट मटेरियल्स हो गए जो बॉडी में प्रोड्यूस होते हैं। और एक्सक्रीशन क्या है? ये जो बॉडी में हार्मफुल वेस्ट प्रोड्यूस होते हैं और बॉडी उसको रिमूव करता है, और इस प्रोसेस को हम लोग एक्सक्रीशन कहते हैं। तो अब बारी आती है न्यूट्रिशन की। न्यूट्रिशन क्या है ना? ये एक प्रोसेस है जहाँ पे ऑर्गेनिजम्स खाना खाते हैं। किस लिए ना? ग्रो करने के लिए, रिपेयर करने के लिए, और एनर्जी जनरेट करने के लिए। तो ऑटोट्रॉफ्स और हेटरोट्रॉफ्स आ जाते हैं, दो टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफ्स क्या है ना? ये बेसिकली प्लांट्स करते हैं, ठीक है ना? तो प्लांट्स कैसे करते हैं ना? बाय द प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस में क्या होता है ना, प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करता है और वाटर का यूज करता है इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल का यूज करके वो बनाता क्या है ना, ग्लूकोज और ऑक्सीजन। तो ये इक्वेशन आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे क्या होता है ना, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस आपका वाटर आ जाता है। ये किसके प्रोसेस में? सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में। क्लोरोफिल के प्रेजेंस में आकर ये बनाते हैं क्या? C6H12O6, जिसको हम ग्लूकोज कहते हैं। और उसके साथ में क्या देता है ना, ऑक्सीजन, जिसको हम ब्रीथ करते हैं। एंड ये प्रोसेस में क्या होता है ना, अब्जॉर्प्शन होता है लाइट एनर्जी का बाय क्लोरोफिल, कन्वर्जन होता है लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। और यहाँ पे क्या होता है ना, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। अब वाटर मॉलिक्यूल्स कैसे होते हैं? ये H2O के फॉर्म में होते हैं। तो ये जो H2O के फॉर्म में होता है, ये यहाँ से हाइड्रोजन अलग हो जाता है, और फिर यहाँ से ऑक्सीजन अलग हो जाता है। तो वही बात बता रहे हैं, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, एंड रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट्स। अब नाइट्रोजन जो है वो एसेंशियल एलिमेंट होता है फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन एंड अदर कंपाउंड्स व्हिच आर प्रेजेंट इनसाइड द प्लांट, वेयर क्लोरोप्लास्ट इन द लीव्स व्हिच इज प्रेजेंट, ये कंटेन क्या करता है? क्लोरोफिल, जो ग्रीन पिगमेंट देता है प्लांट्स को। अब ये जो है डायग्राम है आपका स्टोमाटा का। ये गार्ड सेल है। गार्ड सेल जो है स्टोमाटा को ओपन करने में और क्लोज करने में हेल्प करता है। एंड ये स्टोमाटा का फंक्शन क्या है ना, ये गैस एक्सचेंज पे मदद करता है और प्रिवेंट्स वाटर लॉस। वाटर लॉस जो है ट्रांसपिरेशन प्रोसेस में, जहाँ से प्लांट के पास जब एक्सेस वाटर आ जाता है, वो वाटर वेपर के फॉर्म में वो इवापोरेट हो जाता है। और क्लोरोफिल क्या करता है ना, ये ट्रैप करता है इसको ना, सनलाइट। तो न्यूट्रिशन मोटा मोटी बोला जाए तो क्या है ना, मतलब खाना बनाना या लेना, और एनर्जी के लिए यूज करना। तो प्लांट अपना खाना खुद बनाते हैं, जिसे इसी वजह से हम उनको ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं। जैसे मम्मी घर का खाना बनाए, और ह्यूमंस, हम प्राणी लोग तो डायरेक्ट जोमेटो यूजर्स हैं। चलो देखते हैं हेटरोट्रॉफ्स क्या होते हैं। तो हेटरोट्रॉफ्स इज एन ऑर्गेनिज्म दैट इज अनेबल टू सिंथेसाइज इट्स फूड। तो ये लोग ऐसे प्राणी लोग होते हैं जो अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं, वो दूसरे पे डिपेंड होते हैं, बेसिकली प्लांट्स पे, जिसको हम लोग प्राइमरी सोर्स भी कहते हैं, आउटपुट एंड अल्टीमेट सोर्स तो सनलाइट ही।
तो ऑल प्लांट्स एंड नॉन फोटोसिंथेटिक प्लांट्स आर क्लासिफाइड एज हेटेरोट्रॉफ्स सिंस दे आर अनेबल टू प्रिपेयर देयर ओन फूड। तो ये लोग जो है अपना खाना खुद नहीं बना पाते हैं, ये डिपेंड होते हैं प्लांट्स एंड अदर ऑर्गेनिजम्स पे। सो दीज ऑर्गेनिज्म रिसोर्ट्स टू अदर वेरियस फॉर्म्स ऑफ न्यूट्रिशन। ये लोग का अलग अलग तरीका होता है खाना खाने का, हम वो आगे देखेंगे क्या होता है। Hence, from an ecological perspective, heterotrophs are always secondary or tertiary consumers in a food chain। तो ये लोग हमेशा जो है दूसरों के ऊपर डिपेंड होते हैं खाने मतलब न्यूट्रिशन ऑब्टेन करने के लिए। तो यहाँ पे टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन, सॉरी यहाँ पे होलोजोइक न्यूट्रिशन लिख दिया गया है। यहाँ पे टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन, पहला होता है होलोजोइक न्यूट्रिशन, सेकंड पैरासाइटिक न्यूट्रिशन एंड थर्ड सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या है, यहाँ पे हम लोग सॉलिड फूड लेते हैं, जैसे कि हम लोग ह्यूमंस हो गए जो कि हम लोग खाना खाते हैं। एंड पैरासाइटिक जो हो गया लिविंग ऑफ अ होस्ट। तो ये जो है होस्ट के अंदर रहकर अपना खाने को डिराइव करते हैं वहां से, जैसे कि टेप हो गया, इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होता है। सैप्रोफाइटिक ये जो है डेड मैटर्स को खाता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल फंगी ऑन रोटन वुड, तो वो जो सड़े हुए वुड पे जो फंगस पाए जाते हैं, तो वहां से ये लोग जो होते हैं सैप्रोफाइटिक ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वहां से अपना न्यूट्रिशन ऑब्टेन करते हैं। अब आते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन पे। होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या होता है, ये इन्वॉल्व करता है इंजेशन एंड इंटरनल प्रोसेसिंग ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड फूड इन ऑर्गेनिज्म। तो यहाँ पे स्टेप्स होते हैं, मतलब फ्रॉम स्टार्टिंग ऑफ टेकिंग फूड टू रिमूविंग फ्रॉम द बॉडी। तो दिस इन्वॉल्व स्टेप्स ऑफ इंजेशन, डाइजेशन, अब्सॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड एक्सक्रीशन। आप वन बाय वन देखते हैं वो स्टेप्स होते क्या है। इंजेशन क्या है, मतलब जब हम खाना खाते हैं, जब बॉडी के अंदर में खाना जाता है उसको इंजेशन कहते हैं। फिर आता है आपका डाइजेशन। तो यहाँ पे क्या होता है ना, ब्रेकडाउन होता है कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल के, जैसे कि पिज्जा हो गया। पिज्जा बॉडी जो है अपना पिज्जा को नहीं जानता, वो सिर्फ जानता है किसको, ना प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स को। हमारा बॉडी इन तीन चीजों को जानता है, उसके अलावा ये पिज्जा, बर्गर, पनीर, चिकन वो सब किसी को नहीं जानता। तो ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल इनटू स्मॉलेस्ट एंड सिंपलेस्ट फूड मटेरियल। तो ये क्या हो जाता है, कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल जो आते हैं उनको ये लोग सिंपल फूड मटेरियल में कन्वर्ट करते हैं, और सिंपलेस्ट फूड, सिंपलेस्ट मीन्स प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स में। अब क्या होता है, जब ये हो जाने के बाद फिर बॉडी उसको अब्सॉर्ब करता है। तो डाइजेस्टेड फूड जो होते हैं, जो स्टमक में डाइजेस्ट होते हैं, वो फिर बॉडी में अब्सॉर्ब किए जाते हैं इन ब्लड। अब क्या होता है, ये ब्लड इस डाइजेस्टेड फूड को लेकर जाता है सेल्स में पहुंचाता है, जहां पे इस खाने का यूज करके सेल्स क्या प्रोवाइड करता है, हमको एनर्जी प्रोवाइड करता है, और उसी एनर्जी के यूज करके हम अपना सारा काम करते हैं। अब डाइजेशन क्या है, जो भी खाना बच जाता है, जो अपने बॉडी को नहीं चाहिए होता है, वो क्या करता है ना, वो उसको रिमूव कर देता है, अनडाइजेस्टेड फूड को और अनअब्सॉर्ब, वो वेस्ट मटेरियल्स को बॉडी के अंदर में रखने नहीं देता। अब ऐसे ही देखो क्या होता है ना, होलोजोइक न्यूट्रिशन अमोएबा के अंदर में भी होता है। अमोएबा जो है होलोजोइक न्यूट्रिशन शो करता है, और ये जो प्रोसेस होता है फॉलोइंग स्टेप्स में होते हैं। कैसे होते हैं देखो, अमोएबा प्रोजेक्ट्स इट्स सूडोपोडिया। सूडोपोडिया जो होता है फॉल्स स्वीट होता है। फॉर एग्जाम्पल देखो, ये जो है आपका सूडोपोडिया हो गया, है ना। वो फूड देखा, अपना सूडोपोडिया को बाहर निकाला और फूड को क्या किया, अंदर ले गया, ठीक है। अब क्या हो गया, यहाँ पे वो डाइजेशन करेगा। डाइजेशन के बाद में फिर वो क्या करेगा, उसी डाइजेस्टेड फूड को यूज करेगा और अपने आप को ग्रो करेगा या रिपेयर करेगा, कुछ भी करेगा। फिर उसका यूज करके वो एसिमुलेट करेगा। एसिमुलेट कर लेने के बाद जो भी खाना होता है उसको वो फिर क्या करेगा ना, रिमूव कर देगा। अनवांटेड खाने को वो क्या करता है, रिमूव कर देता है। अब देखो, द अमोeba प्रोजेक्ट्स its pseudopodia and encircle the food. It then engulfs the food by the process of phagocytosis. फाइगोसाइटोसिस, द फूड वैक्यूल ऑफ, हाँ फाइगोसाइटोसिस क्या है, ये हम क्लास 9 में पढ़ चुके हैं, तो देखेंगे इसको बाद में। तो फूड वैक्यूल्स ऑफ अमोएबा आर रिच इन डाइजेस्टिव एंजाइम। जो भी फूड वैक्यूल अमोएबा के अंदर में होता है, जो खाने को अपने फूड को अंदर में ले लेता है उसके बॉडी के अंदर में, तो उसके अंदर में डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं जो हेल्प करता है ब्रेक द फूड इनटू सिंपल सब्सटेंस। दिस प्रोसेस इज नोन एज डाइजेशन। ये जो क्या होता है ना, फूड वैक्यूल जो है उसका खाना जाता है, और उस फूड वैक्यूल के अंदर में डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं जो उसके फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं, और इस प्रोसेस को हम लोग डाइजेशन। द ब्रेकडाउन ऑफ द डाइजेस्टेड फूड is absorbed into cytoplasm, leaving behind the undigested material. This absorbed food is utilized to produce energy for the growth and development of the cell. तो ये जो undigested materials होते हैं, जो नहीं चाहिए होता है अमोएबा को, वो क्या करता है, रिमूव कर देता है, और absorbed फूड का यूज करके वो एनर्जी निकालता है ग्रोथ करने के लिए और डेवलपमेंट ऑफ द सेल। तो ये जो अनडाइजेस्टेड फूड होते हैं मटेरियल, वो इजेक्ट हो जाते हैं, मतलब बॉडी से रिमूव कर दिया जाता है। रिमूव इजेक्टेड आउट बाय द रप्चरिंग ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन फिर से निकलता है और वहां से उसको वो रिमूव कर देते हैं, जैसे कि यहाँ पे देखिए।
रप्चर हुआ और यहाँ से जो भी उसका वेस्ट मटेरियल है वो सबको रिमूव कर दिया गया। तो ये एक पूरा प्रोसेस है जहाँ पे होलोजिक न्यूट्रिशन दिखाया जा सकता है अमोएबा का। पहला प्रोसेस हो गया आपका इंजेक्शन, सेकंड हो गया डाइजेशन, थर्ड हो गया अब्जॉर्प्शन, फोर्थ हो गया एसिमिलेशन एंड फिफ्थ हो गया इजेशन। सेम प्रोसेस ह्यूमंस के अंदर में भी होता है। अब ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस यहाँ से पूछा जाता है आपके सीबीएसई बोर्ड पे। तो थोड़ा ध्यान से देखिए। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर में क्या होता है, स्टार्टिंग होता है अपन लोग का माउथ से। अब माउथ के अंदर में ये दो चीज आ जाते हैं, टीथ आ जाता है, सैलिवरी ग्लैंड आ जाता है, उसके बाद और एक चीज भी आता है जिसका नाम क्या होता है ना, टंग। आप देखो डाइजेस्ट टीथ क्या करता है ना, ये खाने को क्रश करता है, कट करता है और उसको छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट कर देता है। सैलिवरी ग्लैंड क्या करता है, सलाइवा प्रोड्यूस करता है। और उस सलाइवा के अंदर में क्या होता है ना, एक एंजाइम पाए जाते हैं जिसका नाम क्या होता है ना, सैलिवरी अमाइलेज होता है। ये सैलिवरी अमाइलेज क्या करता है, खाने को तोड़ता है इनटू स्टार्च। अब स्टार्च क्या है, ये एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है जो सिंपल शुगर में कन्वर्ट करता है। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट जो सिंपल शुगर में कन्वर्ट करता है। और टंग टंग क्या करता है, जो भी सलाइवा होता है वो फूड में मिला देता है, मिक्स कर देता है और फूड को सॉफ्ट हो जाता है वहां से। सॉफ्ट होने की वजह से हम लोग उसको आराम से इसोफेगस मतलब फूड पाइप में डालते हैं। और वहां पे एक पेरिस्टलिटिक मूवमेंट होता है। पेरिस्टलिटिक मूवमेंट मतलब फूड पाइप के जो पाइपलाइन होता है वहां से ये खाना जो है वेव फॉर्म में जाता है। पीछे से प्रेशर लगता है और वो आगे से मतलब धक्का देकर वो नीचे को जाता है। अब ये हो गया जाएगा आपका माउथ, माउथ से वो फिर जाएगा कहाँ पे, अब एक्सपेंशन ऑफ द फूड पाइप होते हुए वो जाएगा स्टमक पे। अब स्टमक में क्या है ना, गैस्ट्रिक ग्लैंड है। वो क्या प्रोड्यूस करता है ना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस करता है। ठीक है, विच इन टर्न्स क्रिएट एसिडिक मीडियम फॉर द एंजाइम पेप्सिन। तो ये क्या करता है ना, बॉडी स्टमक जो है उसके अंदर में हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, पेप्सिन होता है और क्या होता है ना, म्यूकस होता है। ये तीन चीज पाए जाते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो क्या करता है, स्टमक के अंदर में एसिडिक मीडियम क्रिएट कर देता है, जहां वो एक प्लेटफॉर्म क्रिएट कर देता है जहां पे पेप्सिन काम कर पाए। और दूसरा चीज क्या होता है ना, ये किल्स करता है बैक्टीरिया जो आपके खाने के साथ आ जाते हैं बॉडी के अंदर में। अब पेप्सिन क्या है, ये एक एंजाइम है। वो एंजाइम जो हेल्प करता है ब्रेक डाउन ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन को ब्रेक डाउन करने में हेल्प करता है। और म्यूकस क्या करता है ना, प्रोटेक्ट्स द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक। मतलब स्टमक के अंदर का जो लाइनिंग होता है जो पेप्सिन प्रोड्यूस करता है उसको प्रोटेक्ट करके रखता है, मतलब एसिड को उस पर काम करने नहीं देता। थर्ड आ जाता है, जब खाना निकलता है स्टमक से वो अब जाएगा खाना कहाँ पे ना, स्मॉल इंटेस्टाइन। बट स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने से पहले क्या होता है ना, लीवर और पैंक्रिया रोल प्ले करता है। अब लीवर क्या करता है ना, ये बाइल जूस प्रोड्यूस करता है जो स्टोर होके रहता है कहाँ पे ना, गॉल ब्लैडर पे। ये जो गॉल ब्लैडर है ये आपके ठीक स्टमक के ऊपर में पाया जाता है। अब देखो ये क्या करता है ना, एसिडिक फूड जो स्टमक से आता है क्योंकि एचसीएल उसमें मिला होता है, उसको ये क्या करता है ना, एल्कलाइन बना देता है। एल्कलाइन मतलब जो ज्यादा एसिड होता है उसको थोड़ा कम कर देता है। अब क्या करता है ना, ये मल्टीप्लिकेशन ऑफ फैट्स भी है यहाँ पे, मतलब विच मेक्स विच मीन्स द ब्रेकडाउन ऑफ फैट्स इनटू स्मॉलर ग्लोब्यूल्स। ये जो बड़े बड़े फैट्स जो आते हैं वहां पे से, उसको ये क्या करता है ना, फैट्स को तोड़ता है। इसको हम और क्या बोल सकते हैं ना, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स। बुक में हमारे लिखा हुआ ये इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स। अब देखो पैंक्रिया फिर आता है, ये दो जो है हेल्प करते हैं किसको ना, स्मॉल इंटेस्टाइन को। अब देखो पैंक्रिया क्या करता है ना, सीक्रेट करता है पैंक्रियाटिक जूस। अब पैंक्रियाटिक जूस में क्या होता है ना, ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन क्या करता है ना, प्रोटीन डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। और उसके साथ लाइपेज भी होता है। वो क्या करता है ना, डाइजेशन ऑफ इमल्सिफाइड फैट्स को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। और प्रोटीन तो ऑलरेडी वहां पे ट्रिप्सिन जो था उसको ब्रेक डाउन कर चुका था। अब आता है स्मॉल इंटेस्टाइन। खाना जो है यहाँ से स्टमक से आ गया था स्मॉल इंटेस्टाइन पे। और ये जो लीवर और पैंक्रिया जो थे, ये अपना अपना जो भी है मतलब एंजाइम्स वो मिलाकर दे दिया अब स्मॉल इंटेस्टाइन को। अब स्मॉल इंटेस्टाइन क्या करेगा, ये जो है एक लॉन्गेस्ट पार्ट होता है एलिमेंट्री कैनल का। इसको साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन भी कहा जाता है ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन एंड फैट्स। इट आल्सो रिसीव सिक्रेशन फ्रॉम द लिवर एंड पैंक्रिया। मतलब ये पैंक्रिया और लिवर से अपना जो भी सिक्रेशन एंजाइम्स होता है उसको रिसीव करता है और रिसीव करके खाने को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। स्मॉल इंटेस्टाइन जो है एक ऐसा साइट है जहाँ पे कंप्लीट डाइजेशन होता है। और स्मॉल इंटेस्टाइन जो है अपने बॉडी का लॉन्गेस्ट पार्ट होता है एलिमेंट्री कैनल। तो ये क्या करता है ना, कन्वर्ट करता है कार्बोहाइड्रेट्स को ग्लूकोज पे, प्रोटीन को एमिनो एसिड पे, फैट इंटू फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल पे। अब यही खाना जो है क्या होता है ना, बिली का हेल्प लेकर वो बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में बिली से वो क्या होता है ना, ब्लड को चला जाता है ब्लड वेसल्स में। और इसी ब्लड वेसल्स का यूज करके वो क्या होता है, सेल्स में सप्लाई हो जाता है। और उसी सेल्स से जाकर वो फिर एनर्जी क्रिएट,
वेरस लार्ज इंटेस्टाइन क्या करता है ना, ये जो अनअब्सॉर्ब फूड आते हैं वो आता है लार्ज इंटेस्टाइन पे, और यहाँ पे उस अनअब्सॉर्ब फूड से क्या किया जाता है ना, वाटर और मिनरल्स निकाल दिया जाता है, और बाकी सबको रिमूव कर दिया जाता है बाया एनस। एनस क्या है ये जो है वेस्ट मटेरियल को एक्सट्रैक्ट करता है बॉडी से, और एनस जो है वो उसको रेगुलेट कौन करता है ना, एनस स्पिनेक्टर। तो यहाँ तक जो था अपना काम खत्म होता है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का। ये है आपका डायग्राम, देख लीजिए एक बार। तो माउथ जो होता है साइट ऑफ इंजेशन होता है, मतलब खाना यहाँ से हम लोग खाते हैं। फिर फेरेंक्स होता है, ये कॉमन पैसेज होता है फॉर फूड एंड एयर। इसोफेगस जो है वो क्या करता है, फूड पाइप या ये कनेक्ट करता है अपने माउथ को स्टमक के साथ। स्टमक क्या है ना, यहाँ पे चर्निंग ऑफ फूड होता है बाय स्टमक मसल। स्मॉल डाइजेशन, small intestine, sorry, यहाँ पे digestion is completed and the site of absorption, and large intestine absorption of water minerals, and anus is the exit point of feces। feces मतलब unwanted waste material जो बॉडी के होता है। आप यहाँ पे डाइजेस्टिव ग्लैंड एक बार देख लीजिए, तो ये क्या है ना, सैलिवरी ग्लैंड जो है वो सैलिवरी अमाइलेज कन्वर्ट करता है, जो अपने ग्लूकोज, जो हाँ ग्लूकोज को तोड़ता है। एंड फिर लीवर आता है, लीवर जो है बाइल जूस प्रोड्यूस करता है, और बाइल क्या करता है ना, बड़े बड़े फैट मॉलिक्यूल्स को छोटे फैट मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करता है। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स क्या करता है ना, सीक्रेट करता है गैस्ट्रिक जूस विच कंटेन्स HCl, म्यूकस एंड पेप्सिनोजेन। पेप्सिनोजेन मींस पेप्सिन। एंड गैल ब्लैडर क्या करता है ना, स्टोर करता है रिलीज बाइल जूस इनटू duodenum। पैनक्रिया क्या करता है ना, सीक्रेट्स पैनक्रियाटिक जूस विच कंटेन्स ट्रिप्सिन, लाइपेज एंड अमाइलेज। एंड इंटेस्टाइनल जूस सीक्रेट्स इंटेस्टाइनल जूस। तो यहाँ तक जो था आपका न्यूट्रिशन था। अब देखते हैं रिपीटेड क्वेश्चंस क्या आते हैं बार बार। तो एक क्वेश्चन है, राइट द इक्वेशन फॉर फोटोसिंथेसिस। ये क्वेश्चन 3 बार रिपीटेड हो चुका है। जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड वाटर इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल जब मिलाते हैं तो वो क्या देता है अपन को, ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन। और यहाँ पे एक ये क्वेश्चन भी आता है कि ड्रॉ अ लेबल डायग्राम ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ये भी 3 बार आ चुका है। कभी कभी आपको ये भी बोल सकता है कि एक डायग्राम दे देगा और बताएगा, बताओ ये क्या है, या ये क्या है, या ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये सब बता देगा, और बोलेगा भाई देखो इन सब का फंक्शन बता दो। ऐसे भी हो सकता है। अब सेकंड टॉपिक आता है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन का मतलब हो जाता है आपका बैटरी का चार्ज। मतलब जो भी अपन लोग खाना खाए, ठीक है, ग्लूकोज मिल गया तो उससे एनर्जी बनी है। और वरना बॉडी का सिस्टम, जैसे फोन लो बैटरी पे होता है, वो भी बॉडी भी लो बैटरी पे चला जाएगा जब एनर्जी रिलीज नहीं हुआ सेल से। तो रेस्पिरेशन 2 तरीके से होता है, वो हम आगे देखते हैं। बट अभी के लिए स्टार्ट करते हैं ब्रीदिंग से। ब्रीदिंग क्या है ना, नंबर ऑफ ब्रीथ पर सेकेंड, मतलब इनहेलेशन और एक्सहेलेशन। इनहेलेशन मतलब सांस अंदर लेना, और एक्सहेलेशन मतलब सांस बाहर छोड़ना। और रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ फूड टू रिलीज एनर्जी फॉर सेल। तो रेस्पिरेशन एक प्रोसेस है जहां पे क्या होता है ना, ये जो खाने जो हम लोग अब्सॉर्ब किए, वो क्या होता है ना, रिलीज करता है एनर्जी। कहाँ पे रिलीज करता है, कौन रिलीज करता है, मतलब सेल से रिलीज होता है एनर्जी। ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में क्या होता है ना, बेसिकली डिफरेंशिएट आ जाता है कभी कभी, कि ब्रीदिंग जो है ये इनहेलेशन और एक्सहेलेशन होता है, ये होता है लंग्स में है, और ये एक फिजिकल प्रोसेस है, और यहाँ पे कोई एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होता, सिर्फ यहाँ पे इनहेलेशन एक्सहेलेशन होता है। बट वेरस रेस्पिरेशन देखा जाए तो यहाँ पे क्या होता है, खाना टूटता है और वो ग्लूकोज प्रोड्यूस करता है, जिससे एनर्जी प्रोड्यूस होते है सेल। और यहाँ पे इट टेक्स प्लेस इन ऑल द सेल्स, ये हर सेल्स में होता है। और ये केमिकल प्रोसेस है, और यहाँ पे एनर्जी प्रोड्यूस होता है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। अब एटीपी क्या है, ठीक है, एटीपी होता है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। करेंसी भी इसको हम करते हैं। अब मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग देखा जाए तो क्या होता है, इनहेलेशन जब हम करते हैं तो रिब्स जो होता है वो क्या होता है, स्टर्नम रेज्ड होता है, मतलब चेस्ट बाहर की तरफ को आ जाता है। डायफ्राम जो होता है वो कॉन्ट्रैक्ट होता है, कॉन्ट्रैक्ट होने का मतलब वो ऊपर को जाता है। थर्ड क्या होता है, थोराइक कैविटी जो होता है वो क्या होता है, अपना वॉल्यूम बढ़ाता है और प्रेशर को वहां से कम कर देता है, मतलब ये जो एरिया होता है वो एक्सपैंड कर जाता है, एक्सपैंड करता है, तो सारे एयर जो होते हैं वो जल्दी जल्दी अंदर को आते हैं। फोर्थ क्या होता है, एयर एंटरिंग द लंग्स। ये था इनहेलेशन। एक्सहेलेशन में वही क्या होता है, जो रिब्स और स्टर्नम थे वो बैक टू अपने ओरिजिनल पोजीशन में आ जाता है। डायफ्राम जो होता है वो रिलैक्स हो जाता है। और थर्ड वाला जो है, थर्ड कैविटी जो है वो अपना वॉल्यूम को डिक्रीज करता है और प्रेशर को इंक्रीज कर देता है, मतलब हवा जो है बाहर को जाएगा तो इसलिए प्रेशर को ज्यादा लगा देता है। और फोर्थ में क्या होता है ना, एयर एक्सपेल्ड हो जाते हैं लंग्स से, मतलब एयर जो होता है बाहर को चले जाते हैं। अब टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन।
तो रेस्पिरेशन दो तरीके से होता है, पहला हो जाता है एरोबिक रेस्पिरेशन और दूसरा हो जाता है एनारोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक मतलब ज्यादा एनर्जी चाहिए होता है और एनारोबिक थोड़ा जुगाड़ू सिस्टम टाइप का होता है। तो देखो, एरोबिक रेस्पिरेशन ये यूज करता है ऑक्सीजन टू ब्रेक डाउन ग्लूकोज। यहाँ पे एरोबिक में ऑक्सीजन का यूज किया जाता है। इक्वेशन क्या होता है ना, C6H12O6, और यहाँ पे ऑक्सीजन की हेल्प लेकर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनता है, उसके साथ में क्या मिलता है ना, एनर्जी मिलता है। ये कहाँ पे होता है ना, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, और माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है उसको हम क्या कहते हैं ना, सेल का पावर हाउस कहते हैं। और ये तरीका जो है ह्यूमंस, एनिमल्स और प्लांट्स यूज करते हैं। वेरस एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है ना, यहाँ पे कोई ऑक्सीजन का यूज नहीं होता, बिना ऑक्सीजन का यूज किए रेस्पिरेशन किया जाता है। यहाँ पे एनर्जी जो है कम होता है, इसीलिए हमने कहा जुगाड़ू तरीका ये। और ये होता कहाँ पे ना, बेसिकली मसल्स में हो जाते हैं, कभी कभी लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस हो जाता है, यीस्ट में हो जाता है, फर्मेंटेशन प्रोसेस में यहाँ पे इथेनॉल प्रोड्यूस हो जाता है। और यहाँ पे नो ऑक्सीजन प्रोड्यूस लेस एनर्जी। फॉर एग्जांपल मसल्स में जब एक्सरसाइज होता है, तो चलो देखते हैं डायग्राम यहाँ पे, आपको ज्यादा बेहतर समझ आएगा। तो देखो, यहाँ पे आपका वो C6H12O6 कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट साइटोप्लाज्म में होता है, तो वहां से वो टूटता है। टूटने के बाद वो क्या बन जाता है ना, पायरुवेट बनता है। पायरुवेट क्या है ना, थ्री कार्बन, मतलब तीन कार्बन कंपाउंड होते हैं उसमें, और उसको हम पायरुवेट कहते हैं। पायरुवेट जब ऑक्सीजन ले लेता है तो फिर ये क्या बनाता है ना, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनाता है, और उसके साथ में क्या देता है आपको, एनर्जी देता है। ये डायग्राम आपके बुक में भी मिल जाएगा, ये जो डायग्राम, वेरी इंपॉर्टेंट। फिर वही पायरुवेट में क्या होता है ना, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ये एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन कहाँ पे होता है ना, ईस्ट में होता है। प्रोड्यूस क्या करता है ना, इथेनॉल प्रोड्यूस करता है। इथेनॉल में होता क्या है, दो कार्बन मॉलिक्यूल होता है, इथेनॉल के साथ वो और क्या देता है ना, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी। वेरस पाइरुवेट में क्या होता है ना, लैक ऑफ ऑक्सीजन इन आवर मसल सेल्स। ये होता है हमारे मसल सेल्स में, मतलब कभी कभी जब हम हेवी एक्सरसाइज कर लेते हैं तो क्या होता है ना, बॉडी में वो ऑक्सीजन का डिमांड बहुत ज्यादा होता है, बट सप्लाई कम होने की वजह से बॉडी जुगाड़ कर लेता है, और वो क्या करता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन कर लेता है। और उस एनारोबिक रेस्पिरेशन के चक्कर में वो क्या प्रोड्यूस करता है ना, लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड में क्या होता है ना, थ्री कार्बन मॉलिक्यूल होता है, और उसके साथ में वो प्रोड्यूस करता है, एनर्जी प्रोड्यूस करता है। वेर एज प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन देखा जाए तो ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। और माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ पे होता है ना, सेल में होता है, जो नॉर्मली हम लोग रिस्पिरेशन करते हैं। तो उसमें देता क्या है, वो कार्बन डाइऑक्साइड देता है, वाटर देता है और एनर्जी देता है। ठीक है। और यहाँ पे ये खत्म होने के बाद हम आ जाते हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम पे। अब ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में देखा जाए तो क्या क्या है ना, नोज आता है, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, लंग्स, एल्वियोली, ये सब कुछ आ जाता है। डायग्राम होगा, एक मिनट। देखो, नॉस्ट्रिल है यहाँ पे। नॉस्ट्रिल में क्या होता है ना, यहाँ पे एयर जो होता है वो अंदर जाते हैं और बॉडी से बाहर भी वहीं से आते हैं। उसके बाद आ जाता है ये जो है आपका नेसल चेम्बर है। नेसल चेम्बर जो क्या करता है, जो भी एयर जाता है उसको फिल्टर करता है, और वार्म एयर को या स्मेल को सेंस करने में हेल्प करता है। फिर फेरिंग्स को जाता है। फेरिंग्स क्या है, ये कॉमन पैसेज है फॉर एयर एंड फूड। यहाँ पे एयर और फूड दोनों जाते हैं। फिर वहां से जो है वो जाता है लैरिंग्स को। लैरिंग्स में क्या है ना, वॉइस बॉक्स है। और ये जो है एपिग्लोटिस जो होता है, वाइल स्वालोइंग, मतलब स्वालोइंग जब करते हैं तो एपिग्लोटिस उसको प्रोटेक्ट करके रखता है। फिर आता है अपन का ट्रैकिया। ट्रैकिया जो है आपका शी शेप कार्टिलेज है। और फिर आ जाता है ब्रोंक्यूल्स। ब्रोंक्यूल्स जो है वो क्या है, टर्मिनल ब्रांच ऑफ द ब्रोंकाई है। और वहां से एल्वियोली आ जाता है। एल्वियोली जो है एयर सैक। एयर सैक मतलब क्या हो जाता है ना, ये छोटे छोटे बलून जैसे, जब भी इसके अंदर एयर आता है तो वो क्या होता है, एक्सपैंड करता है, साइट ऑफ गैसेस एक्सचेंज। एंड डायफ्राम जो है ये क्या करता है, सेपरेट करता है थोरियाक टू एब्डोमिनल कैविटी। तो देखो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन कैसे होता है, तो लंग्स से आता है, वो एल्वियोली को जाता है, फिर वहां से ऑक्सीजन जो होता है ब्लड को, ब्लड वेसल के अंदर चला जाता है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है ब्लड से वो एल्वियोली के अंदर में आता है। फिर सेम प्रोसेस चलता है, और वो क्या होता है, आता है लंग्स के बाहर। फिर वो जैसे गया था, जिस रास्ते से अंदर गया था उसी रास्ते से वो क्या होता है, बाहर आ जाता है, और हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ देते हैं। देखते हैं क्या होता है प्रोसेस। तो हम लोग क्या करते हैं, इनहेल करते हैं ऑक्सीजन थ्रू द नोज, एंड ऑक्सीजन रीचेस द एल्वियोली। फिर ऑक्सीजन क्या होता है, वो एल्वियोली में जाता है। एल्वियोली क्या है ना, टाइनी एयर सैक्स। फिर आता है आपका ऑक्सीजन, ये ब्लड को जाता है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो फिर उसी ब्लड पे आता है और वो एक्सहेल हो जाता है। तो यहाँ पे की पॉइंट्स क्या देखने को मिल रहा है आपको, एल्वियोली जो है वो इंक्रीज करता है आपका सरफेस एरिया फॉर गैसेस एक्सचेंज। एंड डायफ्राम जो होता है वो एक मसल है जो हेल्प करता है आपके लंग्स को एक्सपैंड और कॉन्ट्रैक्ट। इंटरनल रेस्पिरेशन जो होता है वो एक्सचेंज ऑफ गैसेस थ्रू ब्लड स्ट्रीम एंड सेल। इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, इंटरनल रेस्पिरेशन कहते हैं। अब रेस्पिरेशन कैसे होता है प्लांट्स में, एक्सचेंज ऑफ गैसेस होते हैं थ्रू स्टोमाटा। स्टोमाटा हम स्टार्टिंग में ही देख रहे थे, वो गार्ड सेल के ऐसे ग्राउंड होके रहते हैं, सॉरी मेरे ख्याल से कोई वो। अच्छा, तो डे टाइम में क्या होता है ना, फोटोसिंथेसिस होता है, ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस, रेस्पिरेशन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो जाता है वहां पे। फिर
दिस कार्बन डाइऑक्साइड इज यूज्ड इन द फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में हम लोग यूज करते हैं, और इसकी वजह से क्या होता है ना, हमको ऑक्सीजन मिल जाता है। नाइट टाइम में क्या होता है ना, कोई भी फोटोसिंथेसिस नहीं होता, रेस्पिरेशन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस, और जिसकी वजह से नेट रिजल्ट क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड इज गिवन आउट। अब फिश में ब्रीदिंग कैसे होता है ना, फिश टेक्स इन वाटर थ्रू माउथ, फोर्स इट पास द गिल्स, डिजॉल्व ऑक्सीजन इट इज टेकन बाय द ब्लड। तो क्या होता है, फिश जो है पानी से माउथ को लेता है पानी, और फिर क्या करता है, वो गिल से निकाल देता है। गिल से निकालने से क्या होता है ना, जो पानी में ऑक्सीजन मिले हुए होते हैं वो उसके ब्लड में ट्रांसफर हो जाते हैं। वैसे टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म देखा जाए तो वो क्या करते हैं, ब्रीथ करते हैं ऑक्सीजन इन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, और इनका जो ब्रीदिंग रेट होता है वो थोड़ा स्लो होता है। वेरएस फिश का जो ब्रीदिंग रेट होता है वो बहुत ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि पानी में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है वो कम अमाउंट में होता है, और इसीलिए क्या होता है ना, उनको ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए होता है, तो वो ज्यादा पानी को अंदर लेते हैं, जिसकी वजह से उनका ये जो ब्रीदिंग रेट जो है वो ज्यादा है, और टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म का ब्रीदिंग रेट जो होता है वो कम होता है। Aquatic organisms use dissolved oxygen in water, and the rate of breathing is small. And here also the repeated questions are: explain the role of alveoli in respiration. ये भी 3 बार आ चुका है। Alveoli are tiny air sacs in lungs where oxygen enters the blood and carbon dioxide is removed. And what is the difference between aerobic and anaerobic respiration? Aerobic respiration uses oxygen, and anaerobic does not produce less energy. Means it is produced in muscles and it produces lactic acid. अब बारी आता है ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन में वैसे ही ये क्या होता है ना, ये बॉडी का डिलीवरी सिस्टम होता है। मतलब इमेजिन करना कि पिज्जा डिलीवरी बॉय, जैसे कि ब्लड हर गली, मतलब गली का मतलब यहाँ आप रिलेट कर लो, वेन या आर्टरी में से घुसकर ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स पहुंचाते रहते हैं, और सब कुछ कंट्रोल कर रहा है एक सेंट्रल ऑफिस जिसका नाम होता है हार्ट। चलो देखते हैं पहले क्या होता है इसमें, ऑर्गन्स कौन कौन इन्वॉल्व हैं ट्रांसपोर्टेशन में। हार्ट, ब्लड, ब्लड वेसल। अब ब्लड वेसल 3 टाइप के, आर्टरी, वेन एंड कैपिलरी। तो ब्लड में क्या होता है ना, 3 कंपोनेंट्स या 4 कंपोनेंट्स आते हैं। आरबीसी जो क्या करते हैं ना, ऑक्सीजन कैरी करता है वाया हेमोग्लोबिन, मतलब ऑक्सीजन के जो है वो हेमोग्लोबिन के अंदर में आ जाता है। अब फिर क्या होता है ना, व्हाइट ब्लड सेल, ये जो होता है इन्फेक्शंस या बॉडी का एंटीवायरस समझ लो इसको, वैसा बोल सकते हैं। और थर्ड क्या होता है ना, प्लेटलेट्स, ये ब्लड को क्लॉट करने में हेल्प करता है, मतलब बॉडी का खुद का मैंडेट सिस्टम, और ये एंटीवायरस की तरह काम करता है। थर्ड क्या है आपका, प्लाज्मा है। ये प्लाज्मा क्या कैरी करते हैं ना, न्यूट्रिएंट्स एंड हार्मोन्स। और अब बारी आता है, तो याद रह जाएगा ना ब्लड कंपोनेंट्स क्या है। पहला हो गया आपका आरबीसी, सेकंड हो गया आपका डब्ल्यूबीसी, एंड थर्ड हो गया आपका प्लेटलेट्स। उसके बाद आ जाता है प्लाज्मा। प्लाज्मा कैरी करता है न्यूट्रिएंट। प्लेटलेट्स क्या करता है, ब्लड को क्लॉट करने में हेल्प करता है, मतलब मान लो आपको चोट लग गया तो वो जो ब्लड रोकता है वो कौन रोकता है ना, प्लेटलेट्स रोकता है। डब्ल्यूबीसी क्या करता है, आपको इन्फेक्शन से फाइट करने में हेल्प करता है, और आरबीसी जो है वो ऑक्सीजन कैरी करता है वाया हेमोग्लोबिन। और ये जो हेमोग्लोबिन है इस पे आयरन होता है, ये आयरन की वजह से ब्लड को रेड कर देता है। हार्ट में देखो तो ये क्या है, एक पंपिंग मशीन है जिसके पास 4 चेम्बर है, 2 आर्टरिया है और 2 वेंट्रिकल है। आर्टरिया और वेंट्रिकल क्या क्या देखते हैं, हार्ट का डायग्राम आ गया, ये रहा हार्ट का डायग्राम देख लो। तो 2 अपर चेम्बर जो होते हैं उसको राइट ऑट्रियम और लेफ्ट ऑट्रियम कहते हैं, और जो 2 नीचे के चेम्बर है उसको हम लोग राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल कहते हैं। पहले हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं ब्लड वेसल्स क्या है, उसके बाद वो आपको समझने में ज्यादा बेहतर होगा। आर्टरी क्या करता है ना, ये कैरी करता है ऑक्सीजन रिच ब्लड, एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी, वो हम देखेंगे आगे क्या है। वेन्स क्या कैरी करता है ना, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, मतलब वैसा ब्लड जहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट ज्यादा होता है और ऑक्सीजन का अमाउंट कम होता है, एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन। कैपिलरीज क्या करते हैं ना, एक्सचेंज मटेरियल्स में हेल्प करता है। अब ब्लड वेसल्स एक ऑक्सीजन रिच ब्लड ये हो गया। और प्रोसेस ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम लंग्स टू हार्ट्स टू बॉडी, मतलब ऑक्सीजन रिच ब्लड आता है पहले लंग्स में, फिर हो जाता है हार्ट को, और फिर हो जाता है बॉडी को। और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड होता है या पुअर ऑक्सीजन ब्लड जो होता है वो बॉडी से कहाँ को जाता है, हार्ट को, और फिर वो लंग से बाहर को चला जाता है। अब नॉर्मली क्वेश्चन पूछा जाता है कि डिफरेंशिएट बिटवीन आर्टरी एंड वेन। तो ये देखो, आर्टरी क्या होता है ना, ये ब्लड को लेके जाता है अवे फ्रॉम द हार्ट, वेर एज वेन जो होता है वो ब्लड को लेके आता है टुवर्ड्स द हार्ट। फिर आर्टरी क्या करता है, ब्लड फ्लोज अंडर हाई प्रेशर, और वेन में क्या होता है ना, लो प्रेशर में वो फ्लो करता है। थर्ड देखो, आर्टरी हैज थिक इलास्टिक वॉल, वेन के पास क्या है, थिन इलास्टिक वॉल। इनके पास कोई वैल्व प्रेजेंट नहीं है, बट इनके पास वैल्व प्रेजेंट है। क्यों प्रेजेंट है ना, बैकफ्लो ऑफ ब्लड ना हो जाए, उस चीज को रोकने के लिए इनके पास वैल्व होता है, क्योंकि इनका स्पीड भी ज्यादा नहीं होता है, स्लो स्पीड होता है, तो इसी वजह से। आर्टरी क्या करता है ना, ऑक्सीडेटेड ब्लड लेके जाता है, और वेन क्या करता है ना, डीऑक्सीजनेटेड रिच ब्लड लेकर जाता है। अब देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट क्या है ना, एक मस्कुलर पंपिंग ऑर्गन है बॉडी का। द अडल्ट ह्यूमन हार्ट इज अबाउट द साइज ऑफ फिस्ट, मतलब
आपका वो जो मुट्ठी कर लेते हैं, जितना बड़ा आपका वो होता है उसको हम फिस्ट कहते हैं। तो जितना बड़ा मुट्ठी होता है उतना ही बड़ा आपका हार्ट का साइज होता है। इट इज लोकेटेड इन द चेस्ट कैविटी स्लाइटली द लेफ्ट towards the left side and enclosed in a double walled sac called पेरिकार्डियम। तो ये डबल वॉल्ड सैक होता है जो जिसका नाम क्या होता है, पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम फ्लूइड इज प्रेजेंट बिटवीन द हार्ट वॉल्स एंड द पेरिकार्डियम। तो द हार्ट इज मेड अप ऑफ मसल्स कॉल्ड कार्डियक मसल। हार्ट क्या है, मसल से बना हुआ है जिसका नाम क्या है, कार्डियक मसल फाइबर्स। एंड द हार्ट कंसिस्ट ऑफ फोर चेंबर्स। द अपर टू चेंबर्स कंस्टिट्यूट द राइट एंड लेफ्ट लेफ्ट आर्टरिया एंड द टू लोअर चेंबर्स फ्रॉम द लेफ्ट एंड द राइट वेंट्रिकल। The upper two chambers constitute the right and left atria, and the lower two chambers from the left forms the left and left ventricle. आप यहाँ से देख लो। जो पहले हम बोले ना, वे हमको क्या बोला गया, वेन जो है वो क्या कैरी करता है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड। और आर्टरी जो है वो ऑक्सीजन रिच ब्लड करता है, एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी क्या करता है ना, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है बॉडी से लेता है और वो क्या करता है ना, एक्सहेल करता है थ्रू लंग्स। वेरएज पल्मोनरी वेन क्या करता है ना, ये ऑक्सीजनेटेड रिच ब्लड लेकर आता है लंग्स से, कहाँ को ना, हार्ट को लेकर आता है। फिर यही जो है क्या होता है ना, ये पल्मोनरी यहाँ से ये जाते हैं, फिर ये लोअर चेम्बर ऑट्रियम से जाता है वेंट्रिकल को, वेंट्रिकल से वो क्या होता है, प्रेशर लगता है, फिर वो जाता है अओर्टा को। ये वाला जो पार्ट है ये होता है अओर्टा। अओर्टा क्या है ना, लार्जेस्ट आर्टरी ऑफ द बॉडी है जो डिस्ट्रीब्यूट करता है ऑक्सीडेटेड रिच ब्लड थ्रू आउट द बॉडी। वेयर एज बॉडी क्या करता है फिर ना, ये सुपीरियर वेना cava और इंटीरियर वेना cava, ये इंटीरियर वेना cava, इन दोनों के थ्रू से बॉडी क्या करता है ना, हर जगह से वो कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड लेकर आता है और इन दोनों रास्ता में देता है, मतलब सुपीरियर वेना cava और इंटीरियर वेना cava। ये डीऑक्सीनेटेड ब्लड रिच कलेक्ट करता है और यहाँ से ये फिर अंदर को जाते हैं ऊपर को, और फिर ये जो है पल्मोनरी आर्टरी लेकर लंग्स को जाता है और लंग्स से वो फिर एक्सेल आउट हो जाता है। तो देखो यहाँ पे एक फ्लो चार्ट के थ्रू से समझाने का कोशिश कर रहे हैं। हार्ट से गया आउटा को, आउटा से फिर आर्टरी को, आर्टरी फिर बाद जाने से वहां से कैपिलरीज के साथ वो मिक्स हैं, मिक्स होने के बाद वो वेन्स में आते हैं, वेन से वेना कावा हो जाते हैं, फिर वेना कावा से हार्ट को आते हैं और हार्ट से फिर वो लंग्स को चला है। ये एक डायग्राम बनाने का कोशिश किया गया है, जैसे कि आरबीसी। आरबीसी ये कंटेन क्या करता है, हेमोग्लोबिन और ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन। वेयर डब्ल्यूबीसी जो है वो क्या करता है, आइडेंटिफाई करता है और डिस्ट्रॉय कर देता है पैथोजेंस को। पैथोजेंस क्या होता है, डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया, उसको हम पैथोजन कहते हैं। वेयर प्लेटलेट्स क्या करता है ना, इन्वॉल्व होता है आपके ब्लड क्लॉटिंग। और प्लाज्मा क्या करता है ना, ये कैरी करता है हार्मोन्स और उसके साथ में आपका वेस्ट प्रोडक्ट्स एंड गैसेस। तो यहाँ पे देखो, एज द ब्लड फ्लोज ट्वाइस द हार्ट, और इसी वजह से हम लोग इसको क्या कहते हैं ना, डबल सर्कुलेशन। मतलब एक बार हार्ट के अंदर आता है और एक बार हार्ट के बाहर, दोनों एक साथ होते हैं, तो इसीलिए हम इसको डबल सर्कुलेशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल देखो, अच्छे से समझा रहा है आपको। पल्मोनरी वेन जो है वो कैरी करता है ऑक्सीजनेटेड रिच ब्लड, वो यहाँ से आया और गया वो लेफ्ट आर्टरियम में, लेफ्ट आर्टरियम से वो फिर गया लेफ्ट वेंट्रिकल को, और लेफ्ट वेंट्रिकल से वो फिर जाएगा कहाँ, मेन आर्टरी जिसका नाम क्या है, आउट का रास्ता देते हुए वो क्या हुआ, बॉडी के पार्ट्स को गया, मतलब बॉडी ऑर्गन्स को गया। फिर बॉडी ऑर्गन्स में क्या होता है ना, कार्बन डाइऑक्साइड होता है। अब क्या होगा ना, वेन्स क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड लेगा, वो फिर जाएगा देगा किसको ना, मेन वेन को। वो कौन होता है ना, वेना कावा। अब वेना कावा दो है, कौन कौन है, सुपीरियर वेना कावा और इंटीरियर वेना कावा। तो यहाँ से हो जाएगा, वो दोनों को देगा, सुपीरियर वेना कावा और इंटीरियर वेना कावा को। वहां से फिर ये राइट ऑट्रियम से फिर राइट वेंट्रिकल को जाएगा। और फिर वहां से वो निकलेगा पल्मोनरी आर्टरी देखते हुए, वो फिर जाएगा लंग्स, और लंग्स से वो फिर एयर बाहर को चला जाएगा। अब हार्ट के अंदर में देखो एक डिवाइडिंग वॉल होता है, ये डिवाइडिंग वॉल है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, सेप्टम भी कहते हैं, SEPTUM, सेप्टम। अब मैकेनिज्म देख लो, ये डबल सर्कुलेशन का था। तो डबल सर्कुलेशन क्या होता है ना, एज द ब्लड passes twice through the heart in one complete cycle, in man it is called double circulation। मतलब कि एक बार में दोनों साइड से ब्लड जो है वो क्रॉस करते हैं हार्ट, इसीलिए हम क्या कहते हैं, उसको डबल सर्कुलेशन कहते हैं। ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स देखो क्या है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन प्लांट्स इज लेस इलाबोरेट देन इन एनिमल्स। मतलब
प्लांट्स में क्या होता है ना, इतना ज्यादा इलेबोरेट करने की जरूरत नहीं है, वहां पे जाइलम फ्लोएम का बस रोल होता है. सो द ओनली सब्सटेंस व्हिच आर टू बी सप्लाइड टू अ प्लांट थ्रू अ ट्रांसपोर्ट सिस्टम आर वाटर एंड मिनरल्स. तो यहाँ पे वाटर और मिनरल्स सप्लाई दिया जाता है विच दे कांट गेट फ्रॉम द एयर. ये सारी चीजें हैं वो एयर से नहीं ले पाते. Another job of the transport system of plant is to transport food prepared in the leaves to the various parts of the plant like stem and roots. मतलब रूट लीफ में जो खाना बनता है उसको फिर क्या करना होता है ना, बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में सप्लाई देना होता है. फॉर एग्जाम्पल द प्लांट हैव टू ट्रांसपोर्ट सिस्टम, एक होता है जाइलम और एक होता है फ्लोएम. जाइलम विच कैरीज वाटर एंड मिनरल्स एंड फ्लोएम विच कैरीज द फूड मटेरियल विच द प्लांट मिक्स. मतलब जो प्लांट खाना बनाता है उसको वो फिर क्या करते हैं, कैरी कर कर कैरीज द हार्मोन एंड मेड बाय द प्लांट्स इन द रूट एंड शूट सिस्टम. So the water and the mineral dissolved in it move from the roots to the plant to its leaf through the two kinds of element, that is xylem tissue called xylem vessel and the tracheids. The xylem vessels and the tracheids are both non-living conducting tissue which have thick walls. तो ये लोग क्या है, नॉन कंडक्टिंग टिश्यूज हैं जिसके पास क्या है, थिक वॉल पाया जाता है. अब देखते हैं जाइलम ये क्या करता है ना, ट्रांसपोर्ट करता है वाटर को और मिनरल को फ्रॉम द रूट टू ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट एंड इट फ्लो. द फ्लो इज यूनिडायरेक्शनल, मतलब ये कोई भी डायरेक्शन में फ्लो करता है, बट फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टेशन इन जाइलम. यहाँ पे फोर्स जो होता है वो बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है ट्रांसपोर्टेशन. तो ये देखो यहाँ पे ये जाइलम फाइबर है और यहाँ पे देखो पैरेंकाइम. देखो जाइलम फाइबर ये है और ये है जाइलम पैरेंकाइमा. वैसे ये भी ट्रैकिक्स. अब रूट प्रेशर देखो, ऑस्मोटिक प्रेशर इन द रूट व्हिच causes sap to rise in the plants and transpirational pull, it pulls the water column upward and as there is a continuous loss of water from the leaves. तो ट्रांसपिरेशन पुल में क्या होता है ना, लीव्स के थ्रू से वाटर जो होते हैं वो लॉस हो जाते हैं बाय बिकमिंग वाटर वेपर. एंड फिर यहाँ पे देखो फ्लोएम जो है फिर वो ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड थ्रू फ्लोएम इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन एंड ट्रांसलोकेट शुगर एमिनो एसिड प्रोटीन एंड अदर आयंस. तो एटीपी यहाँ पे यूज किया जाता है टू ट्रांसपोर्ट शुगर फ्रॉम लीव्स टू फ्लोएम. द फ्लो इज बाई डायरेक्शनल. बाई डायरेक्शनल मतलब ये दोनों साइड से फ्लो कर सकते हैं. फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसलोकेशन इन फ्लोएम, तो यहाँ पे भी फोर्स सीड काम में आता है. फिर अब देखो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है. ऑस्मोटिक प्रेशर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसफर ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम फ्लोएम टिश्यू वेयर फूड इज रिक्वायर्ड. तो यहाँ पे क्या होता है, फ्लोएम टिश्यू का रिक्वायर्ड होता है. अब ये डायग्राम देखो, रूट के थ्रू से ये क्या होता है ना, सारे पानी जो होते हैं वो वाटर एंड मिनरल्स ऊपर को जाते हैं और फिर क्या होता है ना, जो फूड बनता है लीव्स में वो फिर क्या होता है ना, वो नीचे को या पूरे बॉडी के पार्ट्स को सप्लाई दिया जाता है. अब देखो द xylem moves water and minerals obtained from the soil through the roots to the other parts of the plant. In xylem tissue, the vessels or tracheids of the roots, stem, and leaves are interconnected to form a continuous system of water containing channel reaching in all points. अब यहाँ पे भी रिपीटेड क्वेश्चंस क्या है देखो ना, ड्रॉ लेबल डायग्राम ऑफ ह्यूमन हार्ट. ये भी 3 बार रिपीट हो चुका है. 4 चैम्बर्स दिखाना है आपको, वैल्व आउटर पल्मोनरी आर्टरी बना दिए. और फिर क्या होता है ना, ये पूछ लेता है डिफरेंशिएट बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम. जाइलम क्या करता है, ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स एंड फ्लोएम क्या ट्रांसपोर्ट करता है, फूड मटेरियल्स. एंड ये लास्ट टॉपिक आ जाता है आपका एक्सक्रीशन. एक्सक्रीशन इज द रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द बॉडी टू मेंटेन हेल्थ. ये क्या होता है, बॉडी में जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है जिसको बॉडी में नहीं रहना है, मतलब जिसको बॉडी चाहिए ही नहीं होता, तो उसको क्या होता है, रिमूव कर दिया जाता है. तो देखो द मोड ऑफ एक्सक्रीशन इज डिफरेंट इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म. मेनी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म रिमूव दिस वेस्ट by simple diffusion from the body surface into the surrounding water, while complex multicellular organisms use specialized organ for excretion. The organ that are involved in this process constitute the excretory system. तो ये जो organisms मतलब organs जो excretion process में काम आते हैं और उस organism पूरे system को हम क्या कहते हैं ना, excretory system कहते हैं. अब देखो यहाँ पे ये हो जाता है आपका किडनी. ये किडनी. एक मिनट.
In different animals, different organs of the excretion are present. अलग-अलग organs present होते हैं. These are as follows. In amoeba and other single-celled animals, the contractile vacuole serves the functions of excretion and osmoregulation. In sponges, the waste material diffuse out of the body through the osculum. In animals like Hydra, belonging to Cynthia family, the oral opening serve as the excretory organ. In flatworm, the excretory structures are single cell. ये लोग जो होता है सिंगल सेल के होते हैं तो इसलिए इनको फ्लेम सेल कहा जाता है. इन हायर एनिमल्स एक्सक्रीटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ट्यूबुलर स्ट्रक्चर कॉल्ड नेफ्रेट्रीला, जिसको अर्थवर्म में भी पाया जाता है. In human beings, the kidney are the excretory organs. Each kidney consists of microscopic thin tubules that form nephrons, and each kidney contains about 1 million nephrons. And what happens in excretion in amoeba? In organisms like amoeba and paramecium, most of the metabolic waste are removed through the general surface of the body by the simple process of diffusion. तो ये diffusion का process करके जो भी अपना metabolic waste होता है उसको बाहर कर देते हैं. और यहाँ पे specialized organ होता है जो क्या होता है यहाँ पे excretions are lacking. So in amoeba, waste materials are excess water and removed by the process of diffusion with the help of the contractile vacuoles. The contractile vacuoles increase the size. When full, it moves closer to the plasma membrane. जब इसको बहुत ज्यादा फुल हो जाता है तो वो क्या होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास चला जाता है और फाइनली ये रिलीज कर देता है कंटेंट इन वाटर आफ्टर कमिंग इन कांटेक्ट विद प्लाज्मा मेम्ब्रेन. लेटर अ न्यू कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल अपीयर्स. तो फिर क्या हो जाता है बाद में एक नया कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल वापस आ जाता है. फिर ह्यूमन बींग्स के बारे में एक्सक्रीशन. तो देखो कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो आपके सरफेस ऑफ द लंग्स से ही रिमूव हो जाता है बाय एक्सहेलेशन ड्यूरिंग ब्रीदिंग. तो स्किन फॉर द एक्सक्रीशन ऑफ यूरिया सॉल्ट एंड एक्सेस वाटर बाय मींस ऑफ स्वेट ग्लैंड प्रेजेंट इन द स्किन. तो स्किन से अपन लोग का क्या निकल जाता है ना यूरिया निकल जाता है सॉल्ट चला जाता है और भी बहुत सारे जो वाटर होता है स्वेट के रास्ते से वो चले जाता है. फिर किडनी क्या करता है ना ये एक्सक्रीशन करता है वेस्ट मटेरियल्स को जैसे कि यूरिन. और तो किडनीज आर द पार्ट ऑफ अ सेट ऑर्गन्स नोन एज यूरिनरी सिस्टम. लीवर जो होता है फॉर रिमूविंग यूरिया. लीवर क्या करता है ना यूरिया को रिमूव करता है. बाइल पिगमेंट्स एंड टॉक्सिन्स. द लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी एंड इज अ डिटॉक्सिफाइंग ग्लैंड. तो लीवर क्या करता है बॉडी में जो भी हार्मफुल इफेक्ट मतलब सब्सटेंस आ जाता है उनको डिटॉक्सिफाई कर देता है. वेरियस ऑर्गन्स आर प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी टू गेट रिड ऑफ वेस्ट. तो बहुत सारे ऑर्गन्स ह्यूमन बॉडी के अंदर में होते हैं जो वेस्ट से वेस्ट को निकालने में हेल्प होती है. जैसे कि लंग्स हो गया वो क्या करता है ना कार्बन डाइऑक्साइड को निकालने में हेल्प करता है. वाटर वेपर जो प्रोड्यूस होता है ड्यूरिंग रेस्पिरेशन और कार्बन डाइऑक्साइड जो प्रोड्यूस होता है ड्यूरिंग रेस्पिरेशन ये लोग को कौन कैरी करता है ना हीमोग्लोबिन कैरी करके लेके जाता है ब्लड में और वाटर जो होता है वो डिसॉल्व हो जाता है. तो इस पूरे प्रोसेस में क्या होता है देखो ये हो गया आपका किडनी. क्या है किडनी का डायग्राम ये. अब यहाँ पे देखो रीनल वेन एक है और रीनल आर्टरी भी एक रीनल आर्टरी. तो देखो किडनी क्या है ना पेयर ऑफ किडनीज होते हैं मतलब दो किडनी है. और ये इनका फंक्शन क्या है या एक्सक्रीशन करते हैं यूरिया और यूरिक एसिड निकाल देते हैं. इनका पीएच बैलेंस भी करके रखते हैं और क्या करते हैं ना वाटर और सॉल्ट बैलेंस को भी मेंटेन करते हैं. रीनल आर्टरी और रीनल वेन में फंक्शन के बीच में डिफरेंस क्या है ना. रीनल वेन में ब्लड फ्री फ्रॉम टॉक्सिक वेस्ट कम्स आउट ऑफ किडनी बाय रीनल वेन. टॉक्सिक वेस्ट मटेरियल जो होता है वो किडनी बिना टॉक्सिक blood free from toxic waste comes from kidney via renal vein whereas supplies blood along with some impurities. मतलब रीनल आर्टरी में क्या होता है ना वो ऐसे ब्लड पाए जाते हैं जिसमें impurities प्रेजेंट होते हैं और वो किडनी को जाता है और किडनी से साफ ब्लड जो निकलता है वो रीनल वेन से जाता है. यूरिनरी आर्टरी जो होता है वो पियर शेप बैग है जो मस्कुलर और इलास्टिक भी है. ये रिसीव करता है यूरिन फ्रॉम यूरेटर और स्टोर करके रखता है यूरिन टेम्परेरी. अब फिर आ जाता है ना यूरेथ्रा. यूरेथ्रा क्या करता है ना ये ओपनिंग ऑफ यूरिनरी ब्लैडर है और इट हैज टू स्पिनेक्टर्स. इसके पास दो स्पिनेक्टर है और ये क्या करता है ना यूरिन को एक्सपेल आउट कर देता है. अब देखो द किडनी का काम क्या है ना फिल्टर्स ब्लड टू फॉर्म यूरिन मतलब यूरिया बना के रिमूव कर देता है यूरिया और एक्सेस वाटर एंड सॉल्ट. वेयरएज नेफ्रॉन जो है ये क्या करता है ना टाइनी यूनिट्स होते हैं किडनी के अंदर में और ये ब्लड को फिल्टर करते हैं. यूरिन ट्रेवल्स थ्रू द यूरेटर टू द ब्लैडर एंड देन एक्सेस विया यूरेथ्रा. ये बात है यूरेथ्रा का रास्ता देकर यूरिन निकल जाता है. ये है स्टेप्स देखो. अल्ट्रा फिल्ट्रेशन फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड अंडर हाई प्रेशर. यहाँ पे ये हाई प्रेशर होता है और उसको वहां उस दौरान ये फिल्ट्रेशन हो जाता है टू फॉर्म प्राइमरी यूरिन विच इज 180 लीटर पर डे. अब देखो ये ग्लोमरुलस. ग्लोमरुलस क्या है क्लस्टर ऑफ कैपिलरीज है. ये फॉर्म कर देता है एक नॉट टाइप स्ट्रक्चर. फिर उसी के नीचे में है क्या बोमन कैप्सूल ट्यूब अराउंड द ग्लोमरुलस. ये क्या करता है ना कलेक्ट करता है प्राइमरी यूरिन को ही कलेक्ट करता है. फिर उसके बाद आता है रीनल ट्यूब. ये एक लॉन्ग ट्यूब है विद कॉइल्ड एंड लूप्ड रीजन प्रोसेस द प्राइमरी यूरिन एंड फॉर्म्स फाइनल यूरिन. तो ये क्या करता है प्राइमरी यूरिन जो आपका बोमन कैप्सूल में बना था उसको ये फाइनल यूरिन में कन्वर्ट कर देता है.
अब देखो कलेक्टिंग डक्ट भी है यहाँ पे। ये डक्ट क्या करता है, रिसीव करता है फाइनल यूरिन एंड कंसंट्रेट इट, ये फिर उसको क्या करता है, सबको कंसंट्रेट कर देता है। ट्यूबुलर सिक्रेशन में देखो रीनल ट्यूबुल्स एक्सट्रैक्ट करता है एडिशनल नाइट्रोजनस वेस्ट फ्रॉम द ब्लड एंड फॉर्म्स फाइनल यूरिन विच इज 1 to 2 लीटर पर डे। तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में आपको क्या पता चला, ये फिल्ट्रेशन होता है, हाई ब्लड प्रेशर होता है यहाँ पे। प्राइमरी यूरिन जो होता है 180 लीटर पर डे के हिसाब से होता है वो। फिर यहाँ से क्या होता है ना, उसमें बहुत सारे एमिनो एसिड, ग्लूकोज, सॉल्ट और वाटर जो होता है वो वापस से रीअब्सॉर्ब हो जाता है बाय सराउंडिंग ब्लड, बाय डिफ्यूजन प्रोसेस से हो जाता है। फिर ट्यूबुलर सिक्रेशन में क्या होता है, ये जो ब्लड होता है उससे फिर नाइट्रोजन वेस्ट को निकाल लिया जाता है और फिर फॉर्म किया जाता है ना 1 to 2 लीटर ऑफ यूरिन पर डे। एक्सक्रीटरी सिस्टम जब आप देखा जाए तो यहाँ पे क्या हो गया ना, किडनी से हो जाता है नेफ्रॉन्स को, नेफ्रॉन्स से रीनल आर्टरी से सर्कुलेशन होकर फिर से वापस वो कहाँ हो जाता है, फिर यहाँ से नेफ्रॉन से वो यूरिन निकलता है, यूरिन से यूरेटर, यूरेटर से यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर से यूरेथ्रा, यूरेथ्रा से बॉडी से वो रिमूव हो जाता है। तो प्लांट यूज completely different strategies for excretion than those of animal. Some of the important plant waste and the methods by which they are removed as follows. The gaseous waste products are carbon dioxide and oxygen is produced as a result of respiration and photosynthesis respectively. These gases waste are removed through stomata. तो ये जो gases जो भी सब्सटेंस बनता है, वेस्ट मटेरियल होता है, वो स्टोमाटा के थ्रू से रिमूव हो जाता है। स्टोमाटा लीफ में पाए जाते हैं और लेंटिकल्स इन स्टेम एंड रिलीज इन एयर। प्लांट गेट रीड ऑफ एक्सेस वाटर बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन। जब प्लांट्स के पास बहुत ज्यादा पानी आ जाता है, वो ट्रांसपिरेशन प्रोसेस से वो एक्सेस वाटर को रिमूव कर देता है। और अदर सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट मटेरियल जो होते हैं, उनको वो क्या करता है, टिश्यू के अंदर डेड सेल्स एंड दे कैन यूज इवन लूज सम पार्ट सच एज लीव्स। तो वो क्या करते हैं ना, कुछ एक्सेस लीव पार्ट्स को वो रिमूव कर देते हैं। मेनी प्लांट वेस्ट प्रोडक्ट्स आर स्टोर्ड इन सेलुलर वैक्यूल्स। बहुत सारे प्लांट के जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं वो सेलुलर वैक्यूल्स में स्टोर होकर रहते हैं। सम वेस्ट प्रोडक्ट्स आर रिमूव्ड along with falling leaves and other प्लांट पार्ट्स। मतलब जब वो विल्टिंग करता है तो उस प्रोसेस में क्या होता है, बहुत सारा वेस्ट मटेरियल को भी अपने रिमूव कर देता है। अदर वेस्ट प्रोडक्ट्स आर स्टोर्ड एज रेजिन्स एंड गम्स इन ओल्ड जाइलम टिश्यू। वो जाइलम टिश्यू में बाकी जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं वो रेजिन और गम्स के तौर पे स्टोर होके रहते हैं। और प्लांट ऑल्सो एक्सक्रीट सम वेस्ट सब्सटेंस इनटू सॉइल अराउंड हिम। तो ये कुछ मटेरियल्स को एक्सक्रीट करते हैं इनटू द सॉइल। तो ये चैप्टर होता है समाप्त। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।